नेपाल की राजनीति में एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है और वो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है भारत के साथ सीमा विवाद का। सीमा विवाद ये कि भारत के एक क्षेत्र जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पुधुरा, इस क्षेत्र का जो एरिया है लगभग 300 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का, इसे नेपाल क्लेम करता है कि यह हमारा है। अब यह सीमा विवाद क्या है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस विवाद को दिमाग में रखिए। इनसे इस विवाद पर सवाल पूछा गया। विवाद पर सवाल पूछा गया सदन में कि आपका क्या स्टैंड है। ऐसा क्यों था? क्योंकि जब इनका चुनाव प्रचार होता था या इनका कार्यालय दिखाया जाता था पहले भी, तो उस कार्यालय में दिखाते ऐसे थे कि इनके पीछे एक मैप लगा हुआ है, जिस मैप में इन्होंने नेपाल का नया मैप लगाया हुआ है, जिसमें उस क्षेत्र को कोट किया हुआ है जो 1960s में नेपाल अपने मैप पे नहीं दिखाता था। लेकिन 1990s के दौर के बाद की जो सरकारें आई, उन्होंने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पुधुरा जो क्षेत्र है उन्हें अपने मैप के अंदर दिखाना शुरू किया था। एनीवे, ये जब सारा कार्यक्रम चल रहा था नेपाल के अंदर, तो इस पूरे कार्यक्रम में चुनाव प्रचार भी हुए और उनकी एक इमेज बनकर आ गई कि ये वो व्यक्ति हैं जो भारत से अपना क्षेत्र मांगेंगे। ठीक है साहब, संसद में सवाल पूछ लिया गया। संसद में सवाल पूछ लिया गया, ये जवाब देते हुए निकल गए, अति उत्साह में एक लाइन बोल गए, और वो लाइन थी कि भारत ने ही नहीं, हमने भी भारत का क्षेत्र कब्जाया हुआ है। यह ऐसी स्थिति है कि आप अगर अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह लाइन सुनते हैं कि नेपाल ने भारत का क्षेत्र कब्जा कर रखा है, तो इसके दो मायने निकलते हैं कि नेपाल इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने भारत का क्षेत्र एनक्रोच कर लिया। नंबर दूसरा, नेपाल और भारत के संबंध तो बहुत अच्छे थे। क्या ये जब से कालापानी विवाद हुआ है उसके बाद इन लोगों ने जमीन हड़प ली? तमाम तरह की बातें निकलने लगी। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जब जब नेपाल बात करता था भारत के बारे में, तो यही बात करता था कि साहब इन्होंने हमारा क्षेत्र ले रखा है, वो हमें दिलवा दो। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री खुद सदन में यह बोल गए कि हमने इनका क्षेत्र ले रखा है, तो ऐसी स्थिति में यह सवाल भारत में भी उठना लाजमी है। सरकारों से पूछा जाए कि नेपाल ने हमारा कौन सा क्षेत्र ले रखा है, नंबर एक। और नेपाल की सदन में भी सरकार से सवाल यह पूछा जा रहा है, भैया कौन सा क्षेत्र ले रखा है, आपको कौन सा पता चल गया? तो उन्होंने कहा कि मुझे जब मैं प्रधानमंत्री बना तो पता चला कि हमारे पास भी उनका काफी सारा क्षेत्र है। अब हमारे पास भी है, तो दोनों ही तरफ की सरकारों से पूछा जाने वाला सवाल है। भारत सरकार से भी कि बताओ सर आपका कौन सा क्षेत्र नेपाल के पास है, और नेपाल से भी कि नेपाल आप बताओ आपका कौन सा क्षेत्र है। तो सब दोनों तरह की बातें हुई। नेपाल के अंदर अपोजिशन ने इस बात को हाथों हाथ उठाया और सवाल पूछा कि सब क्लैरिटी चाहिए, मामला है क्या। चलिए साहब, इस बात को उस समय बालिल शाह क्लियर नहीं कर पाए। बाद में उनकी पार्टी की तरफ से बयान आए, उसमें उन्होंने यह कहा कि यह असल में सेना के माध्यम से हुए कब्जे की बात नहीं कर रहे हैं। सीमा क्षेत्र पर बहुत सारे भारत और नेपाल की जो पोरस सीमा है, असल में इसका एक पूरा इतिहास है। अगर आप चाहें तो मैं उस इतिहास पर सीधा लैंड करूं, लेकिन इससे पहले इतना सा समझ लो, पोरस सीमाएं मतलब हम लोगों ने बाड़बंदी नहीं कर रखी है। इसके पीछे हमारा एग्रीमेंट है भारत और नेपाल के बीच का कि हम लोग अपने सीमाओं पर तार नहीं बांधेंगे, खुले रहेंगे, रोटी बेटी का संबंध है, आते जाते रहेंगे। ऐसे में जहां जहां अपन ने पिलर्स लगाए हुए हैं कि ये बॉर्डर पिलर्स हैं कि यहां नेपाल है, यहां भारत है, उस पिलर के 10 गज की जमीन ऐसी होती है जहां पर नो मैंस लैंड होता है, यानी कि इस पर कोई कंस्ट्रक्शन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। उस 10 गजा जमीन के ऊपर नेपाल में या फिर भारत में कई बार एनक्रोचमेंट हो जाता है। जैसे बिहार से जो बॉर्डर लग रहा है, वहां पर अतिक्रमण कई जगह पर देखा जाता है। जब अतिक्रमण होता है तो उस जगह को उन्होंने कब्जे में कंसीडर कर लिया। और ऐसा भी है कि जब बॉर्डर फेंसिंग नहीं है तो भारत के कई लोग नेपाल में जाके खेती कर रहे हैं, वहां पर जमीन खरीद रखी है, और नेपाल के लोगों ने भारत की तरफ आकर के जमीनें खरीद रखी है और वहां पर खेती कर रहे हैं। तो एक ऐसा उस क्षेत्र के अंदर, जबकि सशस्त्र सीमा बल सुरक्षा करती है भारत की तरफ से, उनकी भी सशस्त्र पुलिस वहां से जाकर के सीमा की सुरक्षा करती है, लेकिन वो एनक्रोचमेंट ही हटाने का काम करती है। दोनों के बीच में इतना मतलब घुलन मिलन है कि आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते, इतने इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब इन्होंने ये बात बोली तो फिर चर्चा इतिहास तक पहुंची कि आफ्टर ऑल कहानी क्या है और इस कहानी में असल विवाद क्या है। और आज जब बालिन शाह ये बात बोल गए तो इस बोलने में वो एक लाइन और बोल गए, और वो ये था कि हमने भी कब्जा कर रखा है, और दूसरा, हम ब्रिटेन से बात कर रहे हैं कि वो इस विवाद को सुलझाए। कौन से विवाद को? बोले काला पानी विवाद को सुलझाए। भैया ब्रिटेन कौन? बोले ब्रिटेन वो जिसके चलते ये सारा विवाद हुआ था। बोले भाई साहब तब तो आप गुलाम थे। गुलामी में और अब में, यानी कि जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था तब से और अब में कैसे ये फैसले कर लिए जाएं कि नहीं, फैसले ब्रिटिशर्स करेंगे। तो उन्होंने जब ब्रिटिशर्स का नाम लिया तो वो दूसरा बवाल था जिस पर भारत की प्रतिक्रिया आई और खुद नेपाल की भी प्रतिक्रिया आई कि नहीं भाई, हमें कोई और नहीं चाहिए। चलिए खैर, अब इस बात को थोड़ा सा ब्रिटेन तक लेकर चलते हैं। तो देखिए कहानी जाती है थोड़ा पीछे की तरफ, जब भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन आया और नेपाल के अंदर नेपाल के राजाओं का शासन था।
जमीन की विवाद नेपाल के साथ भारत के रहे, यानी कि अंग्रेजों के रहे। अंग्रेज नेपाल से जब जंग में रहे तो एक जंग हुई और उस जंग के बाद 1814 से 16 के बीच में एक संधि हुई। नेपाल और ब्रिटिशर्स के बीच की उस जंग में एक संधि गठित हुई जिसका नाम सुगौली की संधि रखा गया, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि कौन सा क्षेत्र नेपाल का होगा और कौन सा भारत का होगा। एक तरह से सीमा निर्धारित कर दी गई। सीमा निर्धारित करने में यह कहा गया कि नेपाल के पश्चिम की तरफ बोले तो उत्तराखंड वाली साइड, नेपाल के पश्चिम बोले उत्तराखंड वाली साइड, यहां पर एक रिवर है जिसका नाम है काली रिवर। इस काली रिवर से लेकर के नेपाल के पूर्व साइड यानी कि आपके सिक्किम वाली साइड, यहां एक रिवर है जिसका नाम है मेची रिवर। तो बोले इन दोनों के बीच में नेपाल होगा। बोले ठीक बात है। ऐसे ही दक्षिण की तरफ यानी कि नेपाल के उत्तर की तरफ अगर चाइना पड़ता है तो दक्षिण की तरफ जहां बिहार वाली क्षेत्र है, यहां पर नारायणी रिवर, जिसे भारत में गंडक रिवर के नाम से जानते हैं, बोले वो वाली जो जगह है वो बॉर्डर बनेगी। तो रिवर्स के साथ नेपाल के बॉर्डर बांध दिए गए। सुगौली की संधि में जब यह बात कही गई कि भारत के साथ काली रिवर से पूर्व की तरफ नेपाल है, पश्चिम की तरफ भारत है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत हुई जब मैप पर आप जूम करके देखते हैं तो यह काली रिवर जो है ना, यह दो भागों से निकल कर आ रही है। यानी कि आप अप स्ट्रीम से देखें तो आप पाएंगे कि काली रिवर दो जगह से आ रही है। यानी समझिए कि एक मुख्य धारा में एक समानांतर धारा आकर के मिल रही है, सहायक रिवर आकर के मिलती है, ऐसा लगता है। यानी कि काली रिवर का ओरिजिन कहां है? तो भारत के हिसाब से अगर काला पानी से ओरिजिन है तो नेपाल के हिसाब से लिम्प्युधुरा से उसका ओरिजिन है। मतलब इस मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो एक कॉर्नर जिस पर यह मेजर स्ट्रीम चलती हुई आ रही है वो लिम्प्युधुरा से चलती आ रही है। अगर सुगौली की संधि में लिम्प्युधुरा लिखा, सुगौली की संधि में काली नदी के पूर्व का क्षेत्र लिखा है, तो इनका मानना है कि जो मेन स्ट्रीम जा रही है, मुख्य धारा जो पानी की जा रही है, इस पानी के पूर्व का जो पूरा क्षेत्र है, इस पूर्व के क्षेत्र को नेपाल माना जाए। और भारत ने क्या किया, इस मुख्य धारा के जो साइड वाला जो पानी का जो क्षेत्र दिख रहा है, हल्का सा जो पानी आ रहा है, छोटी धारा जो आ रही है, यहां से पूर्व का क्षेत्र नेपाल का माना। अब ये एम्बिग्यूटी कैसे आई? एम्बिग्यूटी शुरुआत में ऐसे आई कि नेपाल ने जब ब्रिटेन के साथ संबंध मतलब समझौता किया था सुगौली संधि के माध्यम से, उस समय ब्रिटिशर्स ने भी इस मैप को इतना पब्लिश नहीं किया था, यानी कि इसका डिस्कशन नहीं किया था। 1860s के अराउंड ब्रिटिशर्स को यह समझ आया कि हमें यह क्लियर करना पड़ेगा कि हम लोग कहां से भारत का बॉर्डर मानेंगे। तो उन्होंने खुद ने काला पानी के पूर्व वाले क्षेत्र को नेपाल माना। जो भारत मानता है आज भी वो ब्रिटिशर्स का माना हुआ है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस बात को ऑन पेपर नहीं लिया, बस मैप ड्रॉ कर दिया। सुगौली की संधि में बस काली नदी के पूर्व का क्षेत्र लिखा है। तो नेपाल यह कहता है कि जो सुगौली की संधि 1816 वाली है उसमें काली नदी के पूर्व का क्षेत्र हमको बताया गया है, तो वो पूर्व का क्षेत्र पूरा नेपाल है, तो वो हमारा होना चाहिए। भारत कहता है कि 1860 के ब्रिटिशर्स द्वारा यूज किए मैप देखोगे तो उसमें जो काला पानी है उसके पूर्व का जो एरिया है वो आप लोगों का है, यानी कि लिपुलेख और काला पानी इसके पूर्व का जो एरिया है वो आप लोगों का है। इसी कारण से भारत लिपुलेख क्या है? भारत के और चाइना के और नेपाल के बॉर्डर पर ट्राई जंक्शन है, यहीं से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। तो भारत ने अभी क्या कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी लिपुलेख पास से होकर कैलाश मानसरोवर के लिए खोलने का अनाउंसमेंट किया। नेपाल इस बात पर ऑफेंड हुआ कि चाइना वालों और इंडिया वालों आपने हमसे पूछा ही नहीं, लिपुलेख तो हमारे क्षेत्र में पड़ता है, नेपाल से होकर आप जा रहे हो, हमें बता ही नहीं रहे हो। भारत इस चीज में क्यों नहीं पूछ रहा है? अगर हम ये नेपाल को दे दें तो हमारा पूरा लिपुलेख का जो कनेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। भारत ने चाइना से हाल ही में लिपुलेख के थ्रू अभी मतलब व्यापार के लिए भी रास्ता खोलने की बात कही है। इवन हमारे साथ जो तिब्बत की यात्रा होनी है, हमारे यहां से जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होनी है, उस कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भी लिपुलेख की ही चर्चा है। तो अब कुल मिलाकर के लिपुलेख भारत के लिए ऐसा स्ट्रेटेजिकल पॉइंट बन गया कि अगर हम इसे नेपाल के साथ मान लें तो कैलाश मानसरोवर यात्रा अटकेगी, भारत चाइना का जो लिपुलेख पास से होकर के जो ट्रेड है वो बाधित हो जाएगा, और हमारी 1860 से लेकर अब तक जो यहां पर क्लेम चला आ रहा है वो बाधित हो जाएगा। अब इसके क्लेम के ऊपर क्या कोई नेपाल को ऑफेंड कभी नहीं हुआ? क्या हुआ? कब हुआ उस पर चलते हैं। तो हुआ यह कि अंग्रेज आराम से रहते चले। भारत को जब आजाद करके गए 1947 में, तब फिर से भारत और नेपाल ने खुद करके आपस में एक दूसरे के साथ संबंध वापस से ओपन किए। नेपाल में लंबे समय तक राजशाही रही, तो भारत के नेतृत्व में नेपाल के साथ मिलकर 1950 में एक संधि करी कि बोले यार अपन लोगों के बीच में ना बॉर्डर के नाम पर फेंसिंग की जरूरत नहीं है, अपन एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। नेपाल की हिंदू राजशाही थी, भारत के साथ बहुत अच्छे से संबंध व्यवहार रखते थे, सब कुछ सही से चल रहा था, तो बॉर्डर के नाम पर हमने कोई झंडे नहीं गाड़े, मतलब तार नहीं खींचे उस जगह पर, आसान
आसान भाषा में यह बात है, चलता रहा। इस बीच में नेपाल की राजशाही ने भी कभी लिपुलेख पर अपना क्लेम नहीं किया। मतलब उन्होंने यह नहीं कहा कि लिपुलेख से एरिया जो लिम्प्यूधुरा तक है वो हमारा है। आसान भाषा में यह बात है। 1990 तक पहुंचते पहुंचते नेपाल में सत्ता परिवर्तन होता है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आती हैं, राजतंत्र खत्म हो जाता है। जब यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आती हैं तब सरकारों ने अपने मैप वगैरह को देखना शुरू किया। इस बीच में नेपाल की राजनीति में चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ चुका था। भारत और नेपाल की जितनी नजदीकियां थी, चीन उनको एक एक करके बरगलाना शुरू कर चुका था कि देखिए आपके लिए भारत ठीक नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक हैं, आपकी इकोनॉमी के लिए नुकसान है, तमाम बातें। मतलब हालत यह है कि बहुत सारे नेपाली भारतीय सेना में भी बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, नेपाल से आए हुए जो सिटीजन हैं। ठीक है, ओके। चाइना ने हमेशा नेपाल को यह बताया कि इंडिया वालों ने आपको एज ए बफर स्टेट रखा हुआ है कि हम भारत पर कोई एक्शन ना ले, आपको सबसे पहले नुकसान पहुंचाए। तो एक तरह का लंबा कूटनीतिक दावपेच चलता रहा। नेपाल को बरगलाने में नेपाल के अंदर चीनियों का प्रभाव, माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन होना शुरू हुआ, कई कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव में आना शुरू हुई, एक तरह से चीनी इंफ्लुएंस आना शुरू हुआ। जब आना शुरू हुआ तो बोले किस बात पर पूरे देश को भारत विरोध में लाया जा सकता है, तो बोले सीमा विवाद खोजो। सीमा विवाद खोजा गया तो निकल कर आया कि 1816 की संधि को भारत नहीं मान रहा है। अच्छा, यह बात हाईलाइट कब हुई? हुआ यह कि जब भारत ने 370 धारा 370 हटाई, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाया, स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाया और नया मैप जारी किया पूरे भारत का। तो भारत के सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो मैप जारी किया गया, उसमें जो हमारा मैप था उसमें इस बात को, लिपुलेख, कालापानी, लिम्प्यूधुरा को देखकर नेपाल ने उस पर तुरंत प्रतिक्रिया करी कि आप इस क्षेत्र को अपना क्यों दिखा रहे हैं। मतलब समझिए कि वो इग्नाइटिंग पॉइंट क्या था। तो 19 से 20 के बीच का, 2019 से 20 का वो पॉइंट था जब भारत का नया मैप आया। नया मैप क्यों? क्योंकि आपने अब कश्मीर को लद्दाख के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर बांटा था, आपने उनको यूटीज के अंदर बांटा था। ठीक है साहब। नेपाल वाले इस मामले को भुनाने निकल पड़े। उन्होंने कहा कि अब लो बेटा, वहां की सरकारों ने इतना तक क्लेम कर दिया कि नेपाल में जो कोरोना आया है वो भारत की देन है। और इतना ही नहीं, वो इस मामले को राजनीति में भारत के खिलाफ बयानबाजी में, और उस बीच में मतलब समझिए कि 19 से लेकर के 25 के बीच में भारत और नेपाल के संबंधों में काफी तल्खियां आई। वहां की सरकारों ने भारत के खिलाफ खूब अनर्गल बयानबाजी की। बयानबाजी में खुद का नया मैप जारी करना, वृहद नेपाल दिखाना, नोट पर नया मैप का, नोट पर नया नेपाल का मैप जारी करना, जिसमें उस 30 ट्रायंगुलर क्षेत्र को दिखाकर यह राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ना ताकि नेपाल के लोगों को कनेक्ट किया जा सके कि भारत आपका दुश्मन है। यह वो क्षेत्र था जो चला आ रहा था 1860 से। अब नेपाल आपका दुश्मन, भारत आपका दुश्मन, यह जो स्थिति पैदा की गई, भारत में भी कई तरह की बयानबाजी, एंटी नेपाल हुई। मतलब 5 साल के अंदर बहुत ज्यादा गंध फैल गई। खैर, वो जो सरकारें गंध फैला रही थी वो फेल मारी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने समझा कि गलती हो रही है। उनकी गलतियां उनके भ्रष्टाचार में दिखाई देने लगी। सत्ता परिवर्तित हुई, जैनजी आंदोलन हुआ, स्वतः ही वो सरकारें खत्म हुई और बालेन शाह आए। बालेन शाह भी लेकिन उन्हीं सरकारों के इन्फ्लुएंस से प्रभावित थे। वो यूथ से उस प्लान को एंडोर्स कर चुके थे जो इन सरकारों ने घुसाया था कि भारत विरोधी है हमारा, तो हमारे इस क्षेत्र के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने भी अपने प्रचार में हमेशा उस चीज को कि भारत से अपना हिस्सा हम लेंगे, ये इस तरह से उनका प्रचारित तंत्र चलता रहा। तस्वीरों में, अपने पीछे लगी तस्वीरों में वो उस चीज को दिखाते रहे। यह साफ हो गया। तो अब आप इस मसले को समझ गए। चूंकि ये ब्रिटिशर्स के सामने की सुगौली की संधि है, तो बालेन शाह ने जब सदन के अंदर ये वाली बात बोली कि साहब हम उसको वापस लेंगे, तो ये बोलने के पीछे का लॉजिक क्या था कि ब्रिटिशर्स से संधि थी तो हम ब्रिटिशर्स की मध्यस्थता चाहते हैं। भारत ने कहा भैया आजाद हो चुके हो, अब तक कहां लेके घूम रहे हो, तो ये एक सेंस नहीं। और ब्रिटेन ने भी इनकार कर दिया कि नहीं भाई, हम इस मामले में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। एनीवे, अब सवाल करते हैं कि साहब इस बीच में बालेन शाह ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ में कमी कहां दिखाई, विशेष रूप से विदेश नीति के मामले में, कूटनीति के मामले में, और विशेष रूप से भारत के मामले में उनके कौन से फेलियर्स हैं जो बहुत सारे लोग कोट कर रहे हैं। नंबर 1, शुरुआत से अगर आप देखें, जब से बालेन शाह ने शपथ ली है, एक कस्टम रहा है कि नेपाल में जब भी कोई नया प्रधानमंत्री आता है वो भारत आता है। भारत क्यों आएगा साहब, कोई भारत में उसका क्या है? भारत आने के पीछे रीजन यह है कि नेपाल का मैक्सिमम ट्रेड इंडिया के साथ है। जब आप बॉर्डर पर इतना ट्रस्ट रखकर चल रहे हैं तो भारत के साथ आपका व्यवहार है कि साहब बन गए हैं एक मित्रतावत। भारत ने इनवाइट भी भेजा, लेकिन बालेन शाह ने अपनी कंडीशन डाल दी कि मैं 1 साल तक किसी भी देश की यात्रा नहीं करूंगा। नंबर 1। नंबर दूसरा, एक कस्टम होता है नेपाल का, जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है, आप कहेंगे सर कोई देश का प्रधानमंत्री, अरे अपने बिहार का मुख्यमंत्री और नेपाल का प्रधानमंत्री ज्यादा पावरफुल अपने बिहार वाले होंगे। कारण ये रिसोर्सेज बहुत है और बहुत सारी हमारे यहां पर मतलब
तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं। प्लेन्स में बैठे ना आप लोग, क्षेत्रफल के आधार पर देखोगे तो लगभग बराबर से ही है। तो भारत में नेपाल जैसे कई राज्य हैं, तो आप समझिए कि मुख्यमंत्री की तरह उनके कैलिबर को आप ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे में नेपाल के प्रधानमंत्री को भारत के राजदूत से मिलना होता है। एक सिस्टम है, जैसे अगर अभी तारिक रहमान जब बांग्लादेश के पीएम बने तो भारत के जो वहां पर राजदूत से उनसे उनकी मुलाकात होनी होती है। इन्होंने भारत के राजदूत से मुलाकात नहीं करी और किसी और देश के से भी नहीं करी, ताकि आप उन्हें ब्लेम करें कि साहब उनसे भी नहीं मिले। तो इन्होंने क्या किया, नेपाल में जितने भी देशों के राजदूत हैं उनको एक साथ बुलाया, एक टेबल पर बिठा के मुलाकात कर ली। लोगों ने कहा वाह साहब, ये तो बड़ा तगड़ा मूव चलाया आपने, मतलब सबको एक साथ ही टेबल पर बिठा दिया। इसके बाद भारत को एक तरीके का इन्होंने मैसेज दिया कि मैं आपको सबकी तरह ट्रीट कर रहा हूं, जबकि नेपाल इस बात को शायद मिस कर रहा है कि भारत अगर तेल सप्लाई रोक दे, खाद्यान्न सप्लाई रोक दे, बहुत जरूरी एसेंशियल सामान रोक दे, नेपालियों के बॉर्डर पर फेंसिंग कर दे, तो नेपाल सरवाइव नहीं कर पाएगा। मतलब चाइना के ऊपर कितना भी डिपेंडेंट हो जाए तो भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्होंने जो एरोगेंस दिखाया वो बचकाना था, क्योंकि अभी कूटनीति के अनुभव कम थे। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने फिर एक और कदम उठाया। भारत की तरफ से इनविटेशन के लिए विक्रम मिस्त्री जी को भेजा जा रहा था कि आप मिलने जाइए और उनको इनवाइट करिए कि भारत आए। भारत के विदेश सचिव की यात्रा होनी थी, लेकिन उन्होंने उनसे भी मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने एक कल्चर सेट किया है कि मैं विदेश मंत्री या उससे ऊंचे लोगों से ही बात करूंगा, सचिव स्तर के लोगों से बात नहीं करूंगा। अब यूथ था, उम्र के साथ मजबूत होंगे, अभी शायद अंडर 40 ही हैं वो, तो उनके अंदर का जो वो एक लड़कपन है वो उनकी इमेच्योरिटी में दिखाई भी दिया। भारत ने अपनी यात्रा ही कैंसिल कर दी। इसी बीच में एक और घटना हुई। जो अमेरिका के राजदूत भारत में आए हुए हैं, सरगई गोर, उनकी जिम्मेदारी है नेपाल, बांग्लादेश, इन सबको हैंडल करना। सरगई गोर भी मिलने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने उस पर भी रख दिया कि मैं बड़े लोगों से मिलता हूं। तो ऐसे में खुद को बड़ा दिखाने के लिए औरों को छोटा दिखाने का जो उन्होंने दाव चला, ये कूटनीति में लड़कपन कहलाता है। ऐसे ही सरगई गोर से नहीं मिले, विक्रम मिस्त्री से नहीं मिले, और अब जब आए बयान देने सदन में पहली बार, तो कहे कि मैं ब्रिटेन की मध्यस्थता चाहूंगा और भारत का क्षेत्र तो हमने भी कब्जा कर रखा है। इससे लोगों ने कहा कि ये आपकी सूझबूझ की कमी, आप सेल्फ गोल कर गए। भारत इस मामले में आपको एंडोर्स नहीं करेगा, समर्थन नहीं देगा। तीसरी चीज क्या हुई, इसके साथ साथ इन्होंने कुछ और समझदारी दिखाई, जिनमें से कैलाश मानसरोवर जाने वाले जो लोग हैं, जो लिपुलेख से जाएंगे, उस पर इन्होंने ऑफेंस दिखाया कि साहब लिपुलेख होकर जा रहे हो, हमसे नहीं पूछ रहे हो। ऐसे ही भारत से जो माल नेपाल में जा रहा है उस पर इन्होंने बॉर्डर टैक्स वसूलने की बात कर दी। तो कुल मिलाकर के इनके द्वारा जो कार्य किए जाने शुरू हुए वो एक बार के लिए सुनने में जैन जी को पसंद आए कि यार बहुत ही तगड़ा काम कर रहे हैं हमारे तो नायक के अनिल कपूर, लेकिन उसमें जो कूटनीति है कि भारत का साथ उन्हें बहुत जरूरी है। आप ऐसे समझिए, आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की बढ़ती कीमतों में भारत नेपाल को तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, भूटान को सुनिश्चित करता है। अगर भारत 2 मिनट के लिए भी यह कहे कि पोर्ट का एक्सेस बंद है या तेल की सप्लाई बंद है, इसके कई मायने निकलेंगे। पर जो भी है, भारत छोटी छोटी बातों पर ऐसे ऑफेंड नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि वो अपनी राजनीतिक मतलब एक तरह से क्या है, दृढ़ता दिखाएं और दिखाएं कि कूटनीति में भी उनकी समझ है। उनकी पार्टी की तरफ से रवि लामिछाने, आरएसपी पार्टी की तरफ से इन दिनों भारत आए हुए हैं और भारत ने उन्हें भी साधने का खूब प्रयास किया है। नितिन नवीन जो बीजेपी के प्रमुख हैं, हेड हैं, उन्होंने उनको इनवाइट किया कि आप आइए। तो जिस पार्टी से आते हैं बालेन शाह, उसी के ही पार्टी अध्यक्ष जो हैं वो भारत की यात्रा पर हैं और भारत में उनका स्वागत ऐसे हुआ है जितना तो अमेरिका के विदेश मंत्री का भी नहीं हुआ। ऐसे में भारत कुछ प्रयास कर रहा है कि उनके साथ चीजों को नॉर्मलाइज किया जाए, नेपाल के साथ चीजें सामान्य हो। खैर, यह था विश्लेषण। आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी एआई का कोर्स लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। आप भी सीखना चाहें, बच्चों को भी सिखाना चाहें तो अवश्य सिखाएं। धन्यवाद।